हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 के वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी को पता है कि जो पहला पेपर आपका है वो फिजिक्स का ही है। हाँ, वो बात अलग है कि फिजिकल एजुकेशन भी है, लेकिन उसके बाद आपका जो पेपर है वो फिजिक्स का ही है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप पढ़ करके जरूर जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपके पास टाइम है दिसंबर तक का, उस दिसंबर तक के टाइम में एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो जनवरी का जो टाइम आपको मिलेगा वो और भी नए क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो जो ये टाइम है उसका यूटिलाइजेशन करते हुए आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, रिटन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि आप अगर अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं एग्जाम में तो आप राइटिंग स्किल के थ्रू ही कर सकते हैं। हाँ, आपको कितना भी क्यों ना आता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो चलिए आइए मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से उन क्वेश्चंस को दिखाऊंगा जो आपके डेरिवेटिव्स हैं या फिर जहां से आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि अच्छे क्वेश्चंस जो आपको भी लगता होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारे पास देखिए चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव पार्ट है हमारे लिए वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का डेरिवेशन है। और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं उसके लिए। सबसे पहला एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखिए ज्यादातर ये रिपीट तो नहीं होता है, 2 से 3 साल में एक बार पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको छोड़ करके ना आए, इसको तैयार करके रखना है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो जो टॉर्क हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा या P क्रॉस E हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख करके। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट से लेकर के 5th चैप्टर तक आप अभी तक तो तैयार कर चुके होंगे। आपने ये देखा होगा कि ये जो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल है या फिर ये जो टॉर्क वाला है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे डेरिवेटिव्स हैं जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों में आपके पास कॉमन है। अगर आप एक चैप्टर का पोर्शन तैयार कर लेते हो तो जस्ट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड पुट करके उसका डेरिवेटिव कर लोगे। वैसे ये टॉर्क वाला भी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल भी है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास नहीं थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा गॉस लॉ। और गॉस लॉ के साथ साथ जो इसके एप्लीकेशन है, बेसिकली यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं गॉस लॉ के, चाहे वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला हो या फिर एक प्लेन सीट हो या फिर एक स्फेरिकल सेल हो। इन तीनों के लिए हम लोगों से डेरिवेटिव पूछा जाता है गॉस लॉ का। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास प्लेन सीट वाला है, क्योंकि काफी बार ये हमसे पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्फेरिकल सेल वाला नहीं करना है, क्योंकि स्फेरिकल सेल वाला भी इंपॉर्टेंट है जहां पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो डेरिवेशंस हैं आपको एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। आप इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। फिर अगर बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो देखिए जहां पर है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन उसके बिहाफ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या भाई बताइए कि क्या ऐसा सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता, या फिर रीजन एसेशन में क्वेश्चन आपसे डाल दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो रीजन एसर्शन में दे दिया, बताइए क्या ये सही है कि गलत है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के, आप इसको जरूर एक बार तैयार कर लीजिए। फिर आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहां से भी देखिए मैंने 4 क्वेश्चन ही रखे हैं। मैंने हर चैप्टर से कोशिश की है 4 से 5, ऐसा नहीं कि पता चला पूरे क्वेश्चंस पूरे टॉपिक मैंने उड़ेल दिए, अब पूरी किताब आपको दे दिया आप पढ़ते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ 3 से 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चंस हर चैप्टर से कंसीडर किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि आप भी अब लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। आप अभी
इस क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, दिसंबर तक का टाइम है, क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, आप उसमें फंस जाएंगे, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और जब फरवरी में आप पढ़ने के लिए बैठेंगे प्रैक्टिकल्स के बाद, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही रहेगा, यार कैसे पढ़ें। तो ऐसे पढ़िए कि अभी से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको वहां पर उतना ज्यादा बर्डन लास्ट में नहीं पड़ेगा। तो आइए सेकंड चैप्टर में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आपको फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेशन करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। और साथ में आपके पास दो कंडीशंस दी हुई हैं, कौन सी, कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक बार आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करना है और एक बार फिल नहीं करना है, और दोनों कंडीशंस में आपको वहां पर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, डेरिवेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना 10th क्लास में, कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस को ऐड करते थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, वैसा ही आपको याद होगा कि जब कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अच्छा, एक बात और कि ये वो पॉइंट है जहां से आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस वाले पॉइंट से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला है U = 1/2 CV², और यहां से भी हमारे पास न्यूमेरिकल 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसका छोटा सा डेरिवेशन है, इसके दो और फॉर्म होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे सेकंड वाले चैप्टर से डेरिवेटिव है। अब जरा बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे वो कहां से बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ना 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 ना, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए आपसे कॉन्सेप्ट्स में ऐसा कह दिया कि हमने एक चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी पॉइंट पर रखा, ए पॉइंट पर रखा, और उस चार्ज को मैंने मूव किया, मूव करके मैं बी पॉइंट तक ले गया, बताओ वर्क कितना होगा। अब आपको अगर ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक जगह पर पोटेंशियल सेम रहता है और वर्क क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया होगा, तो तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। फिर सेकंड वन कह रहा है, हाउ डज द पोटेंशियल वेरी फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और इसका ग्राफ भी आपको बना करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ए बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बिहाफ पर आपको डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे सेकंड चैप्टर से हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हैं, इनको आप लोग को तैयार करना है। फिर आ जाते हैं जरा नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से भी मैंने 4 क्वेश्चंस लगा रखे हैं। सबसे पहला है डेरिवेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आपको पता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और करंट के साथ इसका जो रिलेशन होता है NEAVD, I = NEAVD, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड वन है हमारे पास किरचॉफ रूल, और किरचॉफ रूल में 2 रूल आते हैं, एक जंक्शन रूल आता है, एक लूप रूल आता है विद एप्लीकेशन टू सर्किट, यानी कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है आपको, या फिर हो सकता है कि यहां से किरचॉफ लॉ पर बेस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए। तो ये वो टॉपिक है जहां से आपके लिए न्यूमेरिकल भी बनते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड पर, प्रिंसिपल एंड सर्किट डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर वाला, वैसे आपके सिलेबस में पहले था लेकिन अब हट गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन आपके 2025 एंड 26 के सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर है, कि ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जरूर है आपके सिलेबस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी वो टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं,
और दूसरी बात, जब व्हीट स्टोन ब्रिज प्रूफ करने के लिए आता है, पूछा जाता है, तो आपसे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन जरूर पूछी जाती है, जो आपके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जब कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो नहीं होते। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, वहां पर रेशियो हमको लेना होता है, और जब दोनों रेशियो हमारे इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन है, और बीच वाली जो सर्किट होती है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। तो उस कंडीशन को हमको प्रूफ करके यहां पर इसमें बताना होगा, ठीक है। फिर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर हमसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए तो हमसे डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, जरा बताइए, या ऐसा कुछ पॉइंट आपको दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ईएमएफ के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया है और यहां से आपके लिए न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और देखिए मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में डाला है, तो यहां से कॉन्सेप्ट भी बनेगा कि अगर आप टेम्परेचर इतना राइज करते हैं तो बताइए रेसिस्टिविटी कितना चेंज होगी, ठीक है। ये मेटल सेमीकंडक्टर्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल आपको यहाँ पर रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को ये बताना है कि टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, इनके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। फिर फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि अभी तक जो हमारा यूनिट फर्स्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मैग्नेटिज्म पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पर, जो कि है बायो-सेवर्ट्स लॉ and its application to find the magnetic field at the center of circular current loop। ये क्वेश्चन पिछले साल भी हमारे एग्जाम में आया हुआ था कि कोई सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमको बताना था। हाँ, बायो-सेवर्ट्स लॉ नहीं पूछा गया था, लेकिन ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, ये जरूर पूछा गया था हम लोगों से पिछले साल में, ठीक है। और ज्यादातर लोग उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके कंफ्यूज हो गए और ये समझ ही नहीं पाए कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए जितने भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है ना, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर भी हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हमको ये फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ इसी टॉपिक से हम लोगों से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि भाई दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस और उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बिहाफ पर हम लोग एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज कि ये जो हमारा पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से एक छोटा न्यूमेरिकल भी इसके साथ अटैच कर दिया जाता है अगर ये पूछा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं या उसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक शंट रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो यहां से किस तरीके से कन्वर्ट करना है मीटर और वोल्ट मीटर में, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें यहां पर हैं। या हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी इससे आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको भी एक दो आप लोगों को देख लेना है। फिर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जहां पर आपने सर्कुलर मैग्नेट का यूज किया होगा। कोई ऐसी डिवाइस आपने क्या देखी या पढ़ी अभी तक जिसमें आपने सर्कुलर मैग्नेट का यूज किया है? नहीं। तो यहां पर या फिर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज किया है, तो ये आपसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज क्यों किया जाता है, या फिर सर्कुलर मैग्नेट्स का यूज क्यों किया जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि क्यों है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल चेंज व्हेन इट इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
चार्ज को मूव कराते हैं तो मूव कराने के लिए हम उसको 90 डिग्री पर भी मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव कराते हैं, या किसी अनदर एंगल, किसी भी थीटा एंगल पर हम उस चार्ज को मूव कराते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है भाई, सर्कुलर होता है, एक्सियल होता है, या किस टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये सारी चीजें आपसे कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर पूछी जा सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो देखिए यहां से सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस यहां से रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर भी पड़ जाता है। तो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जितने भी टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बिहाफ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वहां पर जैसे मान लीजिए कि मैंने डायमैग्नेटिक की बात की, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, तो इसका रीजन आपको देना होगा। या फिर जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो इसका रीजन देना होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है कि क्यों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, क्यूरीज लॉ एंड क्यूरीज टेम्परेचर, इस पर भी आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। भाई ये मत सोचने लगना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा कि हाँ भाई इतना हलवा सा सवाल, ना ना ना, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में है। तो इसका मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बताया था ना, वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि जो साउथ पोल है वहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ आ रही है, या ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहां से। ठीक है, चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वाले चैप्टर पर आते हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। यहां से भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है फैराडे लॉ एंड EMI एंड लेंज लॉ एंड इट्स रिलेशन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही आसान है कि भाई फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, फैराडे ने किस तरीके से इंड्यूस होने वाले करंट या EMF के बारे में बताया, लेंज ने किस तरीके से उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया, ये सब तो ठीक है, ये सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ करके देखना है कि भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेरिवेशन ऑफ मोशनल EMF। आपको यहां पर मोशनल EMF का डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें मैं किसी भी रॉड को मूव करा रहा हूं तो वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये सारे डेरिवेशंस मैंने करवाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से इनको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ टू सोलेनॉइड। आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से भी क्वेश्चंस को देख लेना है कि कैसे सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, कैसे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात कि ये वो टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन पर न्यूमेरिकल आता है, तो आपको यहां से भी प्रैक्टिस करनी है। फिर लास्ट टॉपिक इसमें जो है डेरिवेशन का वो है एसी जनरेटर, साथ में इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, इन सभी के बारे में आपको यहां से देख लेना। एसी जनरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वैसे तो एसी जनरेटर मैंने अल्टरनेटिंग करंट वाले में पढ़ाया है, लेकिन चूंकि टॉपिक में यहीं पर है कोई बात नहीं, यहां भी देख सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी करंट। भाई ईडी करंट क्या होती है इसके बारे में, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट तो आपने पढ़ा है, देखा है, पूरी तरीके से मैथमेटिक्स से भरा हुआ है चैप्टर है, बहुत सारे यहाँ पर डेरिवेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहला है हमारा LCR सर्किट। LCR सर्किट क्या है, उसका फेजर डायग्राम क्या है, उसका इंपीडेंस कितना है, रेजोनेंस क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, या फिर बैंडविड्थ क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेनी है LCR सर्किट में। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस से रिलेटेड हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और कभी कभी डायरेक्टली हमसे सिर्फ फेजर डायग्राम के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि भाई आप इसका फेजर डायग्राम बनाओ, या किसी भी AC सर्किट में आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर अगर ऐड कर रखा है तो उसका फेजर डायग्राम बनाओ, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क।
1 मार्क्स में। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, भाई ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसका डायग्राम क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी लॉसेस एंड फॉर्मूला जो हमारा ट्रांसफार्मर का होता है उसके बारे में आपको यहां पर देख लेना है, क्योंकि यहां से भी आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा एसी जनरेटर या जैसे मैंने कहा ट्रांसफार्मर, तो ऐसा मत सोचना कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन 5 नंबर में दे देगा, लो भैया हलवा खा लो, ना ना ना। यहां से जब आपसे ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट पूछेगा ना, या ये डेरिवेशन कराएगा आपसे ना, तो एक छोटा सा सेक्शन बी करके वहां पर आपसे न्यूमेरिकल भी दे देगा उसी टॉपिक पर, उसी फॉर्मूले पर जो आपने यहां पर डिराइव किया है। बिल्कुल, तो चलिए आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एवरेज पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, VRMS IRMS cos phi, या इसी को हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं जो cos phi है। 1 मार्क्स में भी पूछता है कभी कभी कि पावर फैक्टर क्या है, तो भाई cos phi होता है, ठीक है ना, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। भाई यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, ये जो पावर फैक्टर है ना, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से दे ही देता है। ये भाई पावर फैक्टर पर एक क्वेश्चन आपको दे देना है न्यूमेरिकल में, यहां पर आप देख लो कि पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट क्या है, यहां से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो हम लोगों ने LCR सर्किट की है ना, L का मतलब हमारे पास इंडक्टर होता है, ठीक है, और C का मतलब होता है कैपेसिटर, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। यहां पर LCR सर्किट में इन तीनों डिवाइसेस को हम एक साथ ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आपको वहां पर ओनली रेजिस्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर तीनों के लिए बताया है। आपको मैंने ये भी बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूले बनेंगे वो भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यहां पर जो LCR सर्किट में फॉर्मूला आता है वो मदर फॉर्मूला होता है और उसी से ये सारे बनते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर LCR सर्किट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको भी ध्यान में रख करके करेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे ज्यादा हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमको ब्लूप्रिंट दिया गया है, 18 मार्क्स इसी यूनिट से आते हैं, ऑप्टिक्स से आते हैं। आइए जरा देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कि भाई लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाए उसको यहाँ पर प्रूफ करना है। फिर हमारे पास मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो आपसे लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कहे या फिर मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कहे, ये चीज जरूर ध्यान रखना है आपको कि वो किस लेंस की बात कर रहा है या फिर किस मिरर की बात कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिरर से भी हम लोग 3 टाइप से प्रूफ कर सकते हैं और लेंस से भी 3 टाइप से प्रूफ कर सकते हैं, और तीनों में हमारे जो रे डायग्राम होंगे वो अलग अलग होंगे। हाँ, प्रूफ करने का मेथड सेम है, लेकिन जो रे डायग्राम है वो अलग अलग होगा, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। यहां पर आप लोगों को रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ करना है। रिफ्रैक्शन का मतलब कि कोई भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, जब लाइट डेंसर से रेयर में या रेयर से डेंसर में जा रही होगी, लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले वो हमने टॉपिक करवाया है आपको, ये वाला आपको प्रूफ करके देख लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जो 2 टॉपिक है भाई, इसकी तो इतनी प्रैक्टिस कर लो, जितने भी रे डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको तो डबल स्टार कर लो, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट और स्पेशल एडजस्टमेंट कौन कौन सा है, ये नियर पॉइंट लिखा हुआ है, उसको मैंने जब बताया तो मैंने स्पेशल एडजस्टमेंट करके बताया, कोई दिक्कत नहीं, नियर पॉइंट ही है, वो नियर ही है। जब आप जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आप समझेंगे कि ये स्पेशल एडजस्टमेंट क्या है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछा गया है तो वहां पर बताया गया कि हाँ भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बताना है, नियर पॉइंट के लिए या स्पेशल एडजस्टमेंट के लिए बताना है, तो इस चीज को आपको कर लेना। फिर आ जाते हैं जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमें करना ही करना है, साथ में जो इसका एप्लीकेशन है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, प्रिज्म है या फिर इल्यूजन है, इन सब चीजों को आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आए या ना आए, आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे जरूर, यस और नो। अगर आपको पढ़ना ही है
तो क्यों ना जो अभी आपके पास टाइम है उसी टाइम पर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, ताकि बाद में जाकर के आपके पास टाइम बचे जिससे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकें और भी नए क्वेश्चंस को आप कर सकें। अगर आप यहां से रिलैक्स रहोगे, इन क्वेश्चंस से एटलीस्ट रिलैक्स रहोगे, तो बाद में इनको सिर्फ रिवाइज करना होगा, इनको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी बैठ जाओगे तो बाद में जाकर के आप रोगे जरूर कि अरे यार अब मैं कैसे करूं, इतने सारे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ फिजिक्स ही थोड़ी ना करना है यार, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स भी करना है, बायो वाले बायो भी करेंगे, हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लो, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पर, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो। तो अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। अभी से आप अपनी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाओ जिससे कि आप अपने गोल तक पहुंचो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर के आओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें कि डेरिवेशन हमारे पास 3 है। पहला टॉपिक हमारा है हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल में हम लोगों को बताना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट के बिहाफ पर। हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है हम वेव के फॉर्म में कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रिंज विड्थ इन यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये जो फ्रिंज विड्थ होती है वो बीटा इज इक्वल टू होती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ में ये जो फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी होती है, दो डार्क फ्रिंज के बीच की विड्थ कितनी होगी या फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की विड्थ कितनी होगी, यहां से आप बताओगे, इसको करेक्ट करोगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। या ओवरऑल देखिए यहां पर डिफरेंस बताने की बात नहीं है, ओवरऑल यहां पर कहने का मतलब यह है कि यार आप इंटरफेरेंस भी पढ़ लो और डिफ्रैक्शन भी पढ़ लो, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो डिफरेंस नहीं पूछता है, कुछ दूसरी भी क्वेश्चन आपसे पुट कर देता है तो आप उसको कर सको। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई डिफरेंस बताना है तो आपने सिर्फ डिफरेंस पढ़ लिया कि हाँ भाई 4 डिफरेंस पढ़ लिया हो गया, ना ना, इसका मतलब यह है कि आप इंटरफेरेंस भी देख लो और डिफ्रैक्शन भी देख लो, श्योर। फिर आ जाते हैं जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर। तो यहां पर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है। वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या किसी भी फ्रिंज की जो पोजीशन होती है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, पाथ डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ये सारी कंडीशंस आपको यहां पर देख लेनी है। उनसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए यहां से हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आइंस्टाइन ने जो अपना फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था H न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो भी फोटोन की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के खर्च होती है। उसी के बिहाफ पर इन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया था उसको हमें बताना है, और साथ ही साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक हमारा इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है उसका हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी करना है, उसके बिहाफ पर कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि पहले हाइपोथेसिस ही था, इन्होंने अपनी थ्योरी पहले दे दी थी, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बहुत बाद में आया था, इसलिए इसको हम लोग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। खैर ये चीज हम लोगों को देख लेनी है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मोमेंटम भी हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है उसका जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन सब के क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, या पूरे उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, उससे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर। तो यहां पर देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन तीनों टर्मिनोलॉजी पर आपसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने कहा भाई वर्क फंक्शन क्या है, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, कब घटेगा, कब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कम होगी, या इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो इन सब चीजों के बारे में आपसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इसका ग्राफ भी बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट तो है ही, साथ ही साथ जो ग्राफ्स हैं
8 से 10 ग्राफ हमारे पास इस चैप्टर में है और उन सभी ग्राफ्स को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ग्राफ से जब क्वेश्चन आता है तो अगर आपको आता है तभी कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ आ गया, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको जब पता होगा, उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपने किया है कि हाँ भाई जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी, तभी आप उस ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए खैर अगला चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई। देखिए ये दोनों चैप्टर मैंने एक ही में मर्ज कर दिया है, न्यूक्लियाई और एटम। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके ड्रॉबैक क्या थे उसका, फिर बोहर्स का जो पोस्टुलेट था, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो भी इनके ड्रॉबैक थे उसी ड्रॉबैक को करेक्ट किया था किसने, बोहर ने। भाई इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, रेडिएशन इमिट करेगा और धीरे धीरे जाकर के न्यूक्लियस में क्या करेगा, समा जाएगा। ठीक है ना। इससे तो चीजें सारी चीजें खत्म हो जाती, लेकिन बोहर ने आकर के इसको करेक्ट किया, नहीं भाई एक परफेक्ट या एक इंडिविजुअल अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जिसका एनर्जी लेवल अलग होगा। खैर उस सब के बारे में आप लोगों को देख लेना है। फिर उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये बोहर्स पोस्टुलेट से आया था, यानी कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस है उसको हमें फाइंड करना है। कभी कभी क्या होता है, उसी पे हम लोगों से छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, इन सभी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई मास डिफेक्ट क्या है। ठीक है ना। मास डिफेक्ट पढ़ा है ना आपने कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एक पूरे न्यूक्लियस का मैं मास ले लूं और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका अलग अलग मास ले लूं, दोनों के मास में जो डिफरेंस आएगा, दोनों के वेट में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज मास डिफेक्ट। फिर यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है इसके बारे में देख लेना है, एंड रिलेशन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। मोस्टली ये क्वेश्चन हम लोगों से इसी बिहाफ पर पूछा जाता है कि भाई बताओ फिजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, 4 डिफरेंस बताओ। चलो ठीक है ना। या हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे कुछ नई चीजें पूछ लिए कि हाँ भाई बताओ कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग किया तो बताओ कितने कौन कौन से और एंड अदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकले, कौन कौन से क्रिप्टॉन या बेरिलियम क्या निकला। फिर है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज या पीफन सीरीज, ये सारी सीरीज हमारी हैं। इनको भी आपको एक बार देख लेना है, इनका एनर्जी लेवल क्या है, ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर से। फिर आ जाते हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। देखिए आपको ये सभी को पता है, 8-9 में भी पढ़ा है अपने कि इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है। ना 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 ना, वहां नहीं चाहिए मुझको, यहाँ पर बैंड थ्योरी के बेस पर चाहिए। आपको याद होगा कि जहां पर जो बैंड थ्योरी है उसका एक प्रॉपर डायग्राम भी बनता है, ठीक है, एनर्जी लेवल के भी यहाँ पर। खैर यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए फिर से यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम की बात की गई है, इसका मतलब ये एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आपको एक बार देख लेना है। ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है भाई, वहाँ पर बस हमको अलग अलग मटेरियल के लिए बैंड ग्राम बता, ये जो हमारा डायग्राम है ये बना करके दिखाना है। वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या है, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा, मूव करेगा, ये सारी चीजें। फिर आते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, जिसमें कि हम लोगों को डिप्लेशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल के बारे में भी बताना है कि भाई पीएन जंक्शन क्या है। जब एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोपिंग कराते हैं तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है, और वहीं पर फॉर्मेशन होता है किसका, डिप्लेशन लेयर का। खैर आप इसको जाकर के पढ़ोगे कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, और डायोड का यूज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम भी बनाना है, इसकी वर्किंग भी बनानी है, इसकी इनपुट और आउटपुट या फिर इसका वेव फॉर्म भी बना करके दिखाना है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम तो बनाना ही है, इसकी वर्किंग तो लिखनी है, लेकिन इसका वेव फॉर्म भी हमको बताना है जो कि हमको आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर सोर्स कैसा होता है भाई, ये देखो ऐसे एसी सोर्स हम देते हैं और इसका जो हमको आउटपुट मिल रहा होता है, किसमें हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिल रही है,
फिर पॉजिटिव में मिली, नेगेटिव में नहीं मिली, तो इसका ये बोलता है वेव फॉर्म, इसको भी हमको बना करके दिखाना होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों का वेव फॉर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इसको बना करके प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा लास्ट जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसका, VI कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। भाई देखो यहाँ पर अगर बायसिंग की बात करें तो दो टाइप की है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से तो फिर ये फॉरवर्ड बायस, और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से तो फिर रिवर्स बायस। लेकिन ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए हमारे पास क्या है, एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होता है, ये आपको बताया गया होगा कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसकी जो भी फंक्शनिंग है ये आप लोग एक बार देख लो कि कैसे बनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन एंड हाउ इज द जेनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए वैसे तो जेनर डायोड हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेनर डायोड का क्वेश्चन मैंने रखा है इसलिए क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो है हमारे पास ना, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, तो इसका भी ध्यान रखना है कि हाँ भाई यहाँ पर भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है या नी पोटेंशियल क्या होता है। तो जेनर डायोड भी आप लोग एक बार देख लेना कि कैसे क्या करना है उसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायसिंग, यानी कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पीएन जंक्शन में। यहां से भी आपसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस है तो पीएन जंक्शन में हम अगर इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। तो मेरे ख्याल से ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर था। मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं हर एक चैप्टर से कोशिश की है कि 4 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं डेरिवेशंस वाले, और 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल दिए हैं, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज मैंने 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दिए हैं। और कोशिश मैंने यही की है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए या ना आए आपको पढ़ करके जरूर जाना है, तो क्यों ना समय रहते हम इसको तैयार कर लें। और जैसा कि मैंने आपसे बताया एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे अभी से तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर तो वही वाली कहानी होगी कि जब आप फरवरी में जब एग्जाम आ जाएंगे आपके तो आप कहोगे कि यार पढ़ें क्या, कहाँ से शुरुआत करें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायो पढ़ें। तो ऐसा ही होगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपना टारगेट नहीं बनाओगे। टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको डेली अचीव करिए, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस भी कवर अप होता जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं आप उनको जल्द से जल्द एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के तहत फॉलो करके उन सभी क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। और जैसा हम लोग पिछले वीडियोज़ में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को कवर करते आए हैं, आगे भी हम लोग कवर करते रहेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे चल करके आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस अरेंज कर सकूं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर वाइज आपको कराऊं। और एग्जाम से पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं एक बार में जरूर आपको रिवाइज करा दूं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर उस टॉपिक पर स्पेशली आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।